आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। सफ़र गज़ल का अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में गज़ल गोई की इब्तिदा कहां और कैसे हुई और किस किस शायर ने इस फन को जिला बख्शी। हम आपको बताएंगे कि उर्दू का पहला मोतबर गज़ल गो शायर कौन था और जनूबी हिंदुस्तान से शुमाली हिंदुस्तान तक गज़ल के रोज़ बरोज़ मकबूल होने की वजूहात क्या थीं। लेकिन इससे पहले हम आपको उर्दू की अव्वलीन गज़लों में शुमार होने वाली एक गज़ल सुनाते हैं। खुसरो रैन सुहाग की सो जागी पी के संग तन मोरा मन पीहू का सो दो भय एक ही रंग मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले तू तो साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले। हमरी चुनरिया पिया की पगड़िया हमरी चुनरिया पिया की पगड़िया वो तो दोनों बसंती रंग दे रंगीले वो तो दोनों बसंती रंग दे तू तो साहिब मोरा तू तो साहिब मोरा महबूब इलाही मोहे अपने। जी हाँ नाजरीन, ऐसी ही हुआ करती थी इब्तदाई ज़माने में गज़ल। लेकिन रफ्ता रफ्ता ज़बान निखरती गई, अंदाज़ बयां खूबसूरत होता गया और नए नए मज़ामीन गज़ल में शामिल होने लगे। कल तक जिस गज़ल को सिर्फ महबूब से बात करने के लिए जाना पहचाना जाता था, उस गज़ल के दामन में ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग भर गए और गमे जाना के साथ गमे दौरां भी गज़ल में शामिल होता गया। अदब हमेशा समाज के बतन से जन्म लेता है। बगैर समाज के अदब गुंगा हो जाता है। तो एक ज़माना था कि गज़ल में जो महबूब था वो वाक़यतन वो महबूब था जिसका तसव्वुर हम लोग ख्वाब में करते हैं। बहुत सीमी बदन, बहुत खूबसूरत, ऐसा कि जिसको छूना महाल हो, जिसको चूमना महाल हो, जिसको सिर्फ देखने से ही नज़र से ही सब कुछ हो सकता है। तो वो महबूब का वो तसव्वुर था। एक गोश्त पोश्त का इंसान भी हो सकता है वो, लेकिन उस महबूब का वो पूरा तसव्वुर, पूरा कंसेप्ट जो है इनकलाब के बाद बदल जाता है। तरक्की पसंद तहरीक के बाद ये वो महबूब का पूरा तसव्वुर बदल जाता है। अब महबूब क्या है? अब महबूब हमारी सड़कें हैं, अब महबूब हमारी रोटी है, अब महबूब हमारी रोजी है, अब महबूब हमारी नौकरी है, अब महबूब हमारा घर है, अब महबूब हमारा कुंबा है, अब हमारा महबूब सियासत है, अब हमारा महबूब पूरी दुनिया, पूरी कायनात है।
तो जब महबूब का तस्वुर बदल गया तो जाहिर सी बात है कि वो लहजा भी बदलेगा और पूरा उसलूब बदल जाएगा, पूरा डिक्शन बदल जाएगा, पूरी लफ्जियात बदल जाएगी। इसीलिए अब जो शायरी हो रही है उसमें अवाम नजर आते हैं और अवाम के मसाइल नजर आते हैं। तो आपने देखा किस तरह उर्दू गज़ल ने मकबूलियत की मंजिलें तय की। दक्कन से लेकर पंजाब तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गज़ल का डंका बज रहा था और शायरी की ये सिन्फ रोज़ बरोज़ अवाम में मकबूल होती जा रही थी। या यूं कहा जाए कि आम आदमी भी गज़ल की ज़बान में बात करने लगा था और गज़ल आम आदमी की ज़बान में बात करने लगी थी। गज़ल के हर शेर से इंसानी जज्बात की अक्कासी हो रही थी। रुदकी समरकंदी के बाद अब आप जब गज़ल को आगे ले जाते हैं, वहाँ सिर्फ एक मानी थे गज़ल के। यहाँ जब आगे बढ़ती है गज़ल और जब सबके अराक़ी में आती है गज़ल, तो वहाँ कई मानी पैदा हो जाते हैं। अब वो महबूब आपका मजाजी भी हो सकता है, वो महबूब आपका हकीकी भी हो सकता है। मजाज तक महदूद रहना शायरों ने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि गज़ल के रुख बदलते बदलते यहाँ तक पहुँच गए थे कि अब कुछ बाकी नहीं था और उसके अंदर रूहानियत को भी डालना था, वरना उन पर इल्ज़ाम आयद हो जाते। इसीलिए शराब को शराब नहीं कहा गया, बल्कि शराब वो जज्बा था कि जो इंसान को बेखुदी की तरफ ले जाए और उसके बाद वहाँ उसको पहुँचा दे जहाँ जलवे खुदाबंदी नज़र आने लगे। इसीलिए हाफिज शिराजी ने कहा कि इन खिरक़े के मन दारम दर्रहने शराब औला विन दफ्तरे बीमाना गर्क़े मय ना बौला। कहते भाई पहले इसके अंदर जो है वो सुरूर कैफियत तो पैदा करो, तब कहीं जाके किसी नूर की तुमको आगाही होगी और तुम किसी नूर को देख सकोगे। उस रुख को देखने के लिए तुमको कई मंजिलों से गुजरना पड़ेगा। तो गज़ल अब जो आई, जो जिसका दौरे मुतवस्सित के अंदर जब आई, तो वहाँ पर उसमें और निखार आने लगा और उसके रुख बदलने लगे और नज़ाकतें और बढ़ गई। जाहिर है कि अब आम आदमी से ही गुफ्तगू नहीं हो रही है, बल्कि एक माबूद हकीकी से भी गुफ्तगू हो रही है, एक इश्क़ हकीकी की बात हो रही है। वहाँ तो आपको रख रखाव रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ आप बरजस्ता किसी बात को कह दें कि जो अदब से खारिज हो। नाजरीन, दक्कन में वली दक्कनी ने उर्दू की जुल्फ़ें संवारी। उर्दू दक्कन से चलकर दिल्ली आई। दिल्ली में किन किन शोरा ने उर्दू का साथ दिया, उर्दू को फ़रोग़ दिया, उर्दू को अपनी ज़बान बनाया, जानते हैं। दिल्ली में आने के बाद गज़ल का जो रंग था वो बड़ा ही फितरी मिलान रखने वाला था। यानी गज़ल को जैसे हाफिज ने कहा था ईरान में कि ये दर्द है, जो दर्द ज़बान से बयान होता है। इसको दिल्ली में आने के बाद सबसे अच्छी फ़ज़ा मिली उस दर्द को। और अगर ये दर्द गज़ल में न होता तो गालिब भी मीर की सताइश न करते। वो दर्द था जिसने गालिब को मजबूर किया कि ये दर्द जो है, जो मीर बयान कर रहा है, जो इश्क का वाकई दर्द है, यही है गज़ल, और इसी को गज़ल का नाम दिया जाए। गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या रहे और उर्दू शायरी में गज़ल का दर्जा क्या रहा? उर्दू गज़ल ही उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी की पहचान है, वही उसकी शनाख्त है। अगर पूरी उर्दू शायरी से पूरी उर्दू गज़ल को अलग कर दीजिए तो मेरा ख़्याल है शायरी की कशिश और शायरी की मकबूलियत आधी से कम हो जाएगी। गज़ल का जादू ये है कि गज़ल 2 मिसरों में पूरी ज़िंदगी की हकीकत को तब्दील कर देती है, घंटों की तकरीर को 2 मिसरों में जज़्ब कर लेती है। गज़ल दरअसल एक कैप्सूल है, ख़यालात की पूरी दुनिया, एहसासात के पूरी फ़ज़ा और पूरे माहौल को जैसे एक कैप्सूल में क़ैद कर दिया जाए, छोटा सा कैप्सूल हो, उसी तरह से गज़ल का एक शेर है कि एक शेर पढ़ के हम बहुत दूर तक घूमने लगते हैं, टहलने लगते हैं, तसव्वुरात की बड़ी वादियों को तय करने लगते हैं, कभी कभी अपने माजी में झांकने लगते हैं, कभी कभी अपने दुख दर्द गम और खुशियों की कहानियों को उसमें तलाश करने लगते हैं। तो नाजरीन, गज़ल के बारे में इस दिलचस्प गुफ्तगू के बाद आइए
हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के उस हिस्से में जहां बज़्म शेर व अदब की रानाइयां आपकी मुंतज़िर हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक मारूफ शायर से और साथ ही शायर के कलाम को साज व आवाज़ के सुरों में ढालकर हम आपके लिए पेश करते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर नवाज़ देवबंदी से। डॉक्टर नवाज़ देवबंदी एक माहिर तालीम भी हैं और बुलंद पाए के एक शायर भी। देवबंद की इल्मी बस्ती में अपने शब व रोज़ गुजारने वाले डॉक्टर नवाज़ देवबंदी तकरीबन दुनिया के 2 दर्जन ममालिक का दौरा कर चुके हैं। अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके हैं। उनके कलाम में गज़ल के रवायती मज़ामीन और अहद हाजिर के सुलगते हुए मसाइल का बेहतरीन संगम दिखाई देता है। अल्लाह ने उनको आवाज़ भी काफ़ी दिलकश अता की है, लेकिन ज़्यादातर मुशायरों में वो तहतुल लफ्ज़ में ही अशार पढ़ने को तरजीह देते हैं। आइए नाज़रीन, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की इब्तदाई ज़िंदगी और उनकी तालीम के बारे में ख़ुद उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह वो शेर व शायरी की इस दुनिया में आए। असल में देखिए, मेरे साथ एक ये है कि मैं बुनियादी तौर पर एक आर्टिस्ट था, मैं एक पेंटर था, मुझे पेंटिंग का शौक़ था। 1973 में 73 में मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, एक फिल्म आई थी दुनिया क्या जाने और एक फिल्म आई थी पाकीज़ा। तो तनुजा जो एक अदाकारा थी, उसके सर पर एक शमा रखी है और वो शमा पिघल कर उसके रुखसारों पर आती है। तो मैंने एक वो तस्वीर बनाई और एक पाकीज़ा फिल्म की मीना कुमारी की तस्वीर बनाई। तो यूपी लेवल का एक कंपटीशन हुआ और उन दोनों तस्वीरों को फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो जब मैं अपने घर लौट करके आया तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अब्बा आज मुझे पहला इनाम मिला है, मतलब एग्ज़िबिशन में। तो मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए, कहा कि बहुत खूब, शाबाशी दी और पूछा कि किस बात पर पहला इनाम मिला है। तो मैंने कहा कि अब्बा मैंने 2 तस्वीरें बनाई थी, उन पर मुझे इनाम मिला है। तो मेरे वालिद साहब ने एक बहुत ठंडी सी आह भर कर ये कहा कि अच्छा, अब तुम्हें तस्वीरें बनाने पर इनामात मिला करेंगे। और मेरे वालिद खामोश हो गए। खामोशी एक बहुत बड़ी ज़बान है। मैं अपने वालिद की खामोशी का मफ़हूम बहुत अच्छी तरह समझ गया। मैंने उसी दिन अपने ब्रश तोड़ दिए, मैंने अपने रंग बिखेर दिए और ये तय किया कि आज के बाद कोई तस्वीर नहीं बनाऊंगा। तो मैंने फिर गज़ल शुरू की, तो कुदरत ने गज़ल के फिर ऐसे रंग बनाए, ऐसा मतलब एक पैकर बनाया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे मकबूलियत भी दी, मोहब्बत भी दी, शोहरत भी दी। ऐसा माना जाता है कि इंसान की मसरूफियत नए ज़माने में बढ़ गई है और उसकी ज़िंदगी से रोमांस कम हो गया है, जिस वजह से अदब भी जाता रहा। लेकिन डॉक्टर नवाज़ देवबंदी का खुद क्या मानना है इस बारे में, आइए उन्हीं से जानते हैं। मौजूदा ज़माने में तरजीहात थोड़ी सी बदली हैं। ऐसा नहीं कि रोमानियत गायब हो गई है गज़ल से, आज भी रोमानियत मौजूद है। अब देखिए, जहां मैंने ये कहा था कि बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। हालांकि ये मेरी शनाख्त बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने रोमानियत से कोई इन्हिराफ किया हो। तो शेर सुनाता हूं कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। तो गजल की रोमानियत आज भी बाकी। एक और शेर सुनाता हूं कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। डॉक्टर नवाज़ देवबंदी का शेरी सफ़र आसानियों से भरा नहीं रहा। उन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना अपने ही अंदाज में किया। इन्हीं मुश्किल मराहिल से गुजरते हुए उन्होंने बच्चों का अदब भी तख्लीक किया। मेरी बस्ती के एक साहब थे, कदीर फोटोग्राफर साहब। एक रोज़ मैंने उनसे कहा कि कदीर साहब, जिस अखबार को भी गज़ल भेजते हैं, मैगज़ीन को गज़ल भेजते हैं, वो वापस कर देता है, तो क्या हम अच्छी गज़ल नहीं कहते, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि भाई असल में इस तरह के मैगज़ीन में इतनी फुर्सत लोगों को कहाँ है कि वो गज़ल देखें, वो मारूफ लोगों की गज़लें छापते हैं। और मियाँ नवाज़, एक मैदान बड़ा खाली है, तुम उसमें तब आजमाई करो। तो मैंने कहा कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों के लिए शायरी करो। मैंने सबसे पहली नज़्म लिखी छतरी। क्या सस्ते दाम आती है छतरी, सबके काम आती है छतरी, छाता भी ये कहलाती है, धूप में साया बन जाती है, दिन में घूमो रात में घूमो, ठाठ से तुम बरसात में घूमो, और मतलब सूरत पर ना जाओ इसकी, सीरत को अपनाओ इसकी।
तो मैंने ये गज़ल भेजी। उस ज़माने में सबसे मकबूल मैगज़ीन हुआ करता था बच्चों का खिलौना, शमा वालों का खिलौना निकलता था। तो वो हमने जवाबी लिफाफा उसके साथ भी भेजा, लेकिन जवाबी लिफाफा जब आया तो उसमें हमें मतलब कि ये इत्तला मिली कि आपकी गज़ल, वो आपकी ये जो नज़्म है, ये मतलब खिलौना में फला शुमारे में शाये होगी और आपको 50 रुपये इसका मुआवजा मिलेगा। यहाँ से मेरी एक हौसला अफजाई हुई। आपने सुना डॉक्टर नवाज देवबंदी को। नाजरीन, अब नवाज साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक पसंदीदा गज़ल के कुछ अशार हमें सुनाएं। कहा यूं है मैंने कि दरबदर हो गया मेरा साया, दरबदर हो गया मेरा साया, शाह जफर हो गया मेरा साया, दरबदर हो गया मेरा साया, शाह जफर हो गया मेरा साया, मेरी तन्हाई पर तरस खाकर, मेरी तन्हाई पर तरस खाकर हम सफर हो गया मेरा साया, मेरी तन्हाई पर तरस खाकर हम सफर हो गया मेरा साया, और देखकर मेरे सर पे सूरज को, देखकर मेरे सर पे सूरज को मुख्तसर हो गया मेरा साया, देखकर मेरे सर पे सूरज को मुख्तसर हो गया मेरा साया। और कोई बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन शेर अर्ज करता हूं अपने तमाम देखने वालों के नाम कि मुख्तसर हो गया मेरा साया, कि मैंने पानी में झांक कर देखा, मैंने पानी में झांक कर देखा, तर बतर हो गया मेरा साया, मैंने पानी में झांक कर देखा, तर बतर हो गया मेरा साया। लोग साए से वक्त नापते हैं, लोग साए से वक्त नापते हैं, मोतबर हो गया मेरा साया, लोग साए से वक्त नापते हैं, मोतबर हो गया मेरा साया। और आके दुश्मन भी बैठ जाते हैं, आके दुश्मन भी बैठ जाते हैं, अब शजर हो गया मेरा साया, आके दुश्मन भी बैठ जाते हैं, अब शजर हो गया मेरा साया। और ये शेर भी मुलाजा फरमाएं कि अब शजर हो गया मेरा साया, कि मैंने छतरी की समत क्या देखा, मैंने छतरी की समत क्या देखा, मेरे सर हो गया मेरा साया, मैंने छतरी की समत क्या देखा, मेरे सर हो गया मेरा साया। और सर को रखा था मां के कांधे पर, सर को रखा था मां के कांधे पर, चांद पर हो गया मेरा साया, सर को रखा था मां के कांधे पर, चांद पर हो गया मेरा साया, दरबदर हो गया मेरा साया। वाह नाजरीन, ये थे डॉक्टर नवाज देवबंदी जो अपनी गज़ल से हमें नवाज रहे थे। और अब नवाज साहब की गज़ल के चंद शेर सुनते हैं एक खूबसूरत आवाज़ में। यादों की एक शम्मा जलाई तमाम रात, यादों की एक शम्मा जलाई तमाम रात, खुद अपने दिल में आग लगाई तमाम रात, खुद अपने दिल में आग लगाई तमाम रात, यादों की एक शम्मा जलाई तमाम रात।
कैसे कैसे ख्वाब दिखाई दिए मुझे, उफ कैसे कैसे ख्वाब दिखाई दिए मुझे, हालांकि मुझको नींद न आई तमाम रात, हालांकि मुझको नींद न आई तमाम रात, यादों की जो रोए गिड़गिड़ाए, जो पैरों में गिर पड़े, जो रोए गिड़गिड़ाए, जो पैरों में गिर पड़े, जो रोए गिड़ाए, जो पैरों में गिर पड़े, साकी ने बस उन्हीं को पिलाई तमाम रात, साकी ने बस उन्हीं को पिलाई तमाम रात, यादों की मैंने कहा कि छेड़ कोई जिंदगी कगी, मैंने कहा कि छेड़ कोई जिंदगी कगी, उसने मेरी गजल ही सुनाई तमाम रात, उसने मेरी गजल सुनाई तमाम रात, यादों की एक शम्मा जलाई तमाम रात, खुद अपने दिल में आग लगाई तमाम रात, यादों की। क्या बात है नाजरीन, हर हफ्ते हम लेके आते हैं आपको एक ऐसे सफ़र पर जहां गज़ल की खूबसूरत दुनिया हमारे चारों तरफ अपनी बाहें फैलाए खड़ी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का ये सफ़र भी खूब पसंद आया होगा, आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए DD उर्दू।